वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स चैप्टर 10। ठीक है, इस चैप्टर 10 में हमने अभी तक हेलो एल्केन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। हेलो एल्केन्स को हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, है ना, कि ये किस प्रकार से बनाए जाते थे, कितने प्रकार के थे, उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक प्रक्रियाएं कौन सी थी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं SN अभिक्रियाएं। ठीक है ना। अब SN अभिक्रियाएं जो हमने पढ़ ली थी 14 रिएक्शंस थी। अब हम देखते हैं इनकी अगली अभिक्रियाएं, जिसमें हम इस देखेंगे आज धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, कि हेलो एल्केन्स अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना। तो देखो हम कौन कौन सी अभिक्रियाएं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। RX की अभिक्रिया हम किस किस से करवाएंगे। एक तो हम करवाएंगे इनका अपचयन, ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया नहीं है, जैसे ZnCu के साथ या एल्यूमिनियम अमलगम उपधातु के साथ। ठीक है ना, अपचयन करवाएंगे तो बनेंगे यहाँ पर RH, यानी कि क्या बन जाएंगे, एल्केन। ठीक है ना। दूसरी हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg के साथ, तो बनेंगे RMgX, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है, बहुत काम में आएगा आगे जाके। फिर यहीं अगर हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही इनकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम से, ठीक है ना, तो होगी वुड्स अभिक्रिया। ठीक है ना, वुड्स अभिक्रिया, और इसमें बनेंगे उच्चतर एल्केन, यानी कि जो हेलो एल्केन में R समूह है ये डबल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो बड़ी एल्केन बन जाती है। ठीक है ना। अगली अभिक्रिया देखते हैं कि अगर हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे Pb से, Pb करवाने के लिए हमें इनकी सोडियम Pb मिश्र धातु को उपयोग में लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम बनाएंगे यहाँ पर एक अपस्फोटन रोधी C2H5 का होल 4 Pb, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड। वहीं अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे Zn से तो बनेगा C2H5 होल ट्वाइस Zn, और इसको हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है ना, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। और लास्ट अभिक्रिया होगी कोरेहाउस अभिक्रिया, जिसमें इनकी अभिक्रिया करवाएंगे हम R2LiCu से। ठीक है, ये R2CuLi से। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें उच्चतर एल्केन, इसको डैश से शो कर दें तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं, यानी कि 3 अभिक्रियाएं हमें ऐसी मिलेंगी जिनमें हमें एल्केन मिलेगी, अपचयन। ठीक है ना, वुड्स अभिक्रिया और ये कोरेहाउस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है कोरेहाउस अभिक्रिया। ठीक है, और बाकी 3 अभिक्रियाओं में हमें विशेष 3 अभिकर्मक मिलेंगे। Mg के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्रीनियर अभिकर्मक बनता है, जबकि Pb के साथ करवाते हैं तो टेट्रा एथिल लेड यानी कि TEL बनता है, जिसका उपयोग किया जाता है अपस्फोटन रोधी के रूप में। अभी हम बताएंगे आपको कि अपस्फोटन रोधी क्या होते हैं। और अगर जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो बनते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है ना। तो इन 6 अभिक्रियाओं के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहली अभिक्रिया के अपचयन की, जब RX का अपचयन हम ZnCu मिश्र धातु से या एल्यूमिनियम अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम का मतलब, अमलगम क्या होते हैं, अमलगम का मतलब होता है ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो, उन्हें हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ में Hg है। हम कहें सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम का मतलब, सोडियम का मतलब तो Na और अमलगम का मतलब Hg। मैं कहूँ जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम का मतलब क्या हो गया, Zn और Hg। ठीक है ना, इन सब को हम क्या कहते हैं, अमलगम। अमलगम का मतलब वह मिश्र धातु जिसमें एक धातु तो पारा है, दूसरी धातु कुछ भी हो सकती है, और इनको हम अमलगम के नाम से ही जानते हैं। तो हम जब किसी अमलगम या ZnCu उत्प्रेरक को एल्कोहल की उपस्थिति में RX से अभिकृत करवाते हैं तो अपचयन कर देते हैं और एल्केन बनते हैं। जैसे CH3CH2Cl, इसका अपचयन करवाया हमने ZnCu की उपस्थिति में करवा, मान लीजिए, तो ये क्लोरीन तो हाइड्रोजन के साथ निकल गई और उसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ गई, यानी कि CH3CH3। इसको हम इकट्ठा ही C2H6 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एथेन। ठीक है ना, ये तो हो गई अपचयन की अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है Mg के साथ, Mg के साथ यानी मैग्नीशियम के साथ, कि जब हम RX की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक बनता है RMgX, इसे हम कहते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक।
ठीक है ना। क्या किससे होगी अभिक्रिया? Mg से। किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है ना। इसी इंसर्शन रिएक्शन टाइप है, यानी कि कुछ भी निकलता नहीं है, केवल जुड़ जाता है। Mg R और X के बीच में आ गया, तो R और X के बीच में आ गया RMgX। इनको हम ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं। इनका नाम लिखा जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में। जैसे मैंने लिया एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाई मैंने Mg से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन गया? CH3CH2। ऐसे कैसे रह गया? Br के पहले Mg जुड़ गया, Mg और Br, इसका नाम हो गया। ये है एथिल, फिर है मैग्नीशियम, फिर है ब्रोमाइड, तो ऐसे कैसे लिख दिया? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना। इसके अलावा देखो और क्या क्या हो सकता है। जैसे अब मैं लिखती हूँ यहाँ, मैंने लिया C6H5Cl, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने Mg से, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बन जाएगा? C6H5Cl के बीच में अब क्या आ गया? Mg और यहाँ Cl, ठीक है ना। C6H5 को क्या कहते हैं हम? फेनिल, तो इसका नाम क्या हो गया? ये ग्रीनर अभिकर्मक है एक, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना। ग्रीनर अभिकर्मक लिखने का तरीका है ये, ठीक है। और देखते हैं, देखो मान लीजिए मैंने लिखा CH3I की अभिक्रिया करवाई Mg से। CH3I मीन्स मेथिल आयोडाइड, इसकी अभिक्रिया Mg से करवाई, कब? किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3MgI बन गया ग्रीनर अभिकर्मक। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रीनर अभिकर्मकों के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया दूसरी अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया RMgX। तीसरी अभिक्रिया देखते हैं Zn के साथ, यानी जिंक के साथ। जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनता है। ठीक है ना। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का मतलब होता है डाईएथिल जिंक। बनेगा कैसे? कि जब हम एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाते हैं तो JBr इस Zn के साथ बाहर निकल जाता है और एक Zn यहाँ जुड़ जाता है, तो दो मॉलिक्यूल भाग लेंगे क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 होती है। ठीक है ना। तो CH3CH2 यानी कि इसको C2H5 भी लिख सकते हैं हम। C2H5 का होल ट्वाइस Zn, जिसको हम कहते हैं डाई एथिल जिंक। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। किसके साथ बना था? Zn के साथ बना था। ठीक है ना। अगला Pb के साथ, कि हम C2H5Cl की अभिक्रिया NaPb मिश्र धातु से जब करवाते हैं तो C2H5 का होल 4 Pb बनता है। ठीक है ना। C2H5 होल 4 का मतलब टेट्रा, C2H5 का मतलब लेड, एथिल, और Pb का मतलब होता है लेड। तो C2H5 होल 4 Pb बनता है, जिसे हम TEL यानी कि टेट्रा एथिल लेड, तो टेट्रा से T, एथिल से E और लेड का L, TEL बनता है। इसका उपयोग किया जाता है अपस्फोटन रोधी के रूप में। अभी अपस्फोटन रोधी क्या होते हैं बच्चों? अपस्फोटन रोधी देखो क्या होते हैं कि जो मोटर व्हीकल्स का इंजन होता है, तो जब वो इंजन चलता है, ठीक है, जैसे अपनी मोटरसाइकिल या बसेस वगैरह होती है, इंजन बहुत तेज आवाज़ करता है। ठीक है ना। आजकल उनके लिए हम इसमें क्या लगाते हैं? साइलेंसर लगाते हैं, जिससे कि उसकी आवाज़ कम हो जाती है। लेकिन पहले जो पेट्रोल डालते थे या डीजल डालते थे, उसमें हम टेट्रा एथिल लेड मिला देते थे। ठीक है ना। ये टेट्रा एथिल लेड मिलाने से क्या होता था? जब भी पेट्रोल या डीजल उसमें इंजन में जलता था, तो इंजन की जो आवाज़ थी, ठीक, इंजन की आवाज़, जो खड़खड़ की आवाज़ होती है, जिसको हम कहते हैं अपस्फोटन, वो बहुत कम हो जाती थी। किसकी वजह से? टेट्रा एथिल लेड की वजह से। तो इसीलिए हम पहले टेट्रा एथिल लेड को पेट्रोल या डीजल में मिलाते थे ताकि इंजन कम से कम आवाज़ करे, इसलिए इसका उपयोग किया जाता था अपस्फोटन रोधी के रूप में। लेकिन आजकल इस पर बैन है, इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये इंजन को ख़राब कर देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जब सोडियम PbC मिश्र धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें TEL यानी कि टेट्रा एथिल लेड मिलता है। अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, और इन अभिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब RX की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही सोडियम धातु से करवाते हैं तो एल्केन बनती है।
ठीक है ना, छोटी सी अभिक्रिया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हमने RX के 2 अणु लेने हैं, उल्टा करके लिख दिया है मैंने, एक को RX लिखा है तो दूसरे को XR लिख दिया है। क्यों? क्योंकि बीच में मैंने लिख दिया है सोडियम। तो ये सोडियम जो है इस X को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सोडियम धन बनाना चाहता है और हैलाइड तो ऋणायन होते ही हैं, ठीक है ना। तो ये NaX करके बाहर निकल जाएंगे। तो जब इसका X भी चला गया, इसका X भी चला गया, तो दोनों अकेले रह गए, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एल्केन बन जाती है, ठीक है ना। जैसे देखो हमने अभिक्रिया करवाई CH3Cl+ 2Na, ठीक है ना। तो देखो CH3Cl की अभिक्रिया करवाई हमने सोडियम से, तो इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, Cl लिख दिया। तो दोनों Cl तो सोडियम के साथ बाहर निकल गए। यहाँ क्या बचा? CH3 लिख दिया। यहाँ क्या बचा? CH3 लिख दिया। 2 CH3 हो गए। दोनों CH3 को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? C2H6। तो इसको हम कहते हैं एथेन, तो एथेन बन जाती है। तो यहाँ देखो कितने कार्बन की श्रृंखला ली थी हमने? 1 कार्बन की, ठीक है ना। दोनों में 1 कार्बन थे, कितने कार्बन मिल गए हमें? 2 कार्बन। तो हम कहते हैं हमें यहाँ उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। और देखते हैं, देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है, अगला एग्जाम्पल जो ज़्यादातर पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल का मतलब होता है प्रोपेन की श्रृंखला जिसमें दूसरा कार्बन की संयोजकता अधूरी हो, ठीक है ना। ये इसका IUPAC नेम होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो जब आइसोप्रोपिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे, तो देखो मैंने इधर तो लिखा CH3CH CH3 और यहाँ Cl लिखा है। यहाँ Cl इसलिए लिखा है ताकि ये Cl Na के साथ बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है, तो ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समूह जुड़े बचेगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही अणु बचेगा, और पूरा हमने जोड़ दिया। यहाँ से गया CH3CH CH3 सेम टू सेम यहाँ बचा CH पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर CH पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमने 3 कार्बन की श्रृंखला ली थी, है ना। इसका नाम था आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर हमें 4 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, लेकिन कार्बन डबल हो गए हैं। यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ 6 हो गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ये अलग बात है कि वो एक ही चेन में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, एक ही श्रृंखला में नहीं आ रहे, लेकिन है तो पूरे 6 ही। इसका नाम क्या हो गया? 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन, ठीक है ना। समझ में आ गई। तो जब हम किसी भी RX की अभिक्रिया, किसी भी प्रकार के RX की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें दुगने कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये रिएक्शन अधिकतर उल्टी पूछी जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहूँ कि अगर मेरे को 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन बनाना है, तो आप कौन सा अभिकारक प्रयुक्त करोगे, या वुड्स अभिक्रिया के लिए कौन सा अभिकारक काम में लोगे, या किस अभिकारक की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अणु को 2 बराबर भागों में तोड़ दो, ठीक है ना। मेरे को कहा कि मुझे 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन बनाना है, ठीक है ना। तो 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन का मतलब हो गया ये। अब इसमें मुझे पूछा गया है कि बताइए इसकी वुड्स अभिक्रिया करवानी है, यानी इस तरफ अभिक्रिया करवानी है Na की और ईथर की, और मुझे यहाँ पर RX चाहिए। तो यहाँ कौन सा RX लूँ? तो X की जगह तो हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो क्लोरीन ले लें, चाहे ब्रोमीन ले लें, चाहे आयोडीन ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये R श्रृंखला मुख्य होती है। R श्रृंखला का चेक करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी उत्पाद आपको बनाना है उस उत्पाद को 2 बराबर भागों में काटो। तो इसको देखो, अगर हम 2 बराबर भागों में काटते हैं तो यहाँ से कट रहा है, ठीक है ना। तो इसके अब आधे हिस्से को ले लो, आधे हिस्से को लिया यानी कि ऐसे है, ले लिया, और जहाँ से हमने इसको तोड़ा है ना, हमने यहाँ से तोड़ा है, इसको दोनों के बंद तोड़ी, यहाँ से तोड़ा है, तो यहीं पर हमने हैलोजन मान लीजिए क्लोरीन जोड़ दी, ठीक है ना। ये 3 कार्बन ऐसे ही कैसे थे, यानी कि अगर हमें 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन बनाना है तो हमें 2-क्लोरोप्रोपेन की वुड्स अभिक्रिया करवानी पड़ेगी ताकि ये आसानी से बन सके, ठीक है ना। इसके अलावा हम एक अभिक्रिया और पढ़ते हैं इसी में, जिसे हम कहते हैं मिश्रित वुड्स अभिक्रिया। मिश्रित वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं कि हमें जो RX ले रहे थे ये 2 अलग अलग ले सकते हैं। अगर ये 2 अलग अलग RX लेते हैं तो 2 भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब वुड्स अभिक्रिया करते हैं तो हमें 3 तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन्हें हम मिश्रित वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे हमने लिया CH3Br और CH3CH3Br यानी कि मैथिल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को मिक्स करके हमने मिला दिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो दोनों ही वुड्स अभिक्रिया भी देंगे और मिक्स्ड वुड्स अभिक्रिया भी देंगे। जब ये मिक्स्ड वुड्स अभिक्रिया देंगे यानी कि मिश्रित वुड्स अभिक्रिया देंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों का Br Na के साथ गया, इधर बचा CH3 आ गया, इधर बचा CH के पास 2 CH3, CH के पास 2 H3 जुड़ गए, तो ये क्या बन गया 2-मेथिल प्रोपेन।
ठीक है ना। 2 मेथिल प्रोपेन बन गया, इसमें 1 कार्बन था, इसमें 3 कार्बन थे, चारों की चारों कार्बन एक साथ आ गए। श्रृंखला कैसी है वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 2 मेथिल प्रोपेन बन गया। ये तो हो गया मिश्रित वुड्स अभिक्रिया के कारण। लेकिन ये दोनों ही अभिकारक सामान्य वुड्स अभिक्रिया भी देंगे। सामान्य वुड्स अभिक्रिया देंगे तो CH3Br की वुड्स अभिक्रिया से क्या बनता है, एथेन। ऊपर भी पढ़ा था हमने कि ये दोनों Br Na के साथ निकल जाएंगे, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, दोनों जुड़ गए, ठीक है ना। जबकि अगर इसकी अभिक्रिया करवाएं तो अभी मैंने आपको बताया है ये ऊपर कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड जब वुड्स अभिक्रिया देता है तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन बनाता है। तो यहाँ पर भी 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन भी मिलेगा, यानी यहाँ हमें 3 प्रकार के उत्पाद मिलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन, एथेन और डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ठीक है ना। तो मिश्रित वुड्स अभिक्रिया में हमें 2 प्रकार के एल्किल हैलाइड मिलाने पड़ते हैं और हमें 3 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। जबकि वुड्स अभिक्रिया में हम केवल एक ही प्रकार का हैलाइड मिलाते हैं और हमें एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखिए अब मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन आता है कि हमें एक यौगिक बनाना है, मान लीजिए ये, ठीक है ना, CH2, यहाँ CH है, ये भी CH है, ये CH3, ये कंपाउंड बनाना है, ठीक है। इसका नाम है 2 मेथिल पेंटेन और हमें कहा है कि ये कंपाउंड हमें वुड्स अभिक्रिया से बनाना है, ठीक है ना। और वुड्स अभिक्रिया से बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएं। वुड्स अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था अणु को 2 बराबर भागों में तोड़ दो और आधे अणु को से हैलाइड जोड़ के उसको जोड़ दो, लेकिन ये 2 बराबर भागों में नहीं टूट सकता। तो जब यौगिक 2 बराबर भागों में नहीं टूट पाए तो वहाँ वुड्स अभिक्रिया नहीं होगी, बल्कि कौन सी अभिक्रिया होगी, वहाँ हमें करवानी पड़ेगी मिश्रित वुड्स अभिक्रिया। मिश्रित वुड्स अभिक्रिया के लिए हमको सोडियम तो चाहिए ही चाहिए, ईथर चाहिए ही चाहिए। अब ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यानी ये तो उत्पाद है, अब हमें अभिकारक में क्या लेना है। तो यहाँ अभिकारक देखो कई हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि हम इस अणु को कहीं से भी 2 भागों में तोड़ दें, बराबर से वही लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मिश्रित वुड्स में तो 2 अलग अलग हैलाइड काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से तोड़ती हूँ, यहाँ से अगर तोड़ती हूँ तो जहाँ से तोड़ूंगी वहीं पर मैं हैलाइड लगाती जाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया CH3Cl, ठीक है। यहाँ से तोड़ा था तो ये यहाँ पर भी मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। CH2 फिर CH3CH और उससे भी CH3 और यह भी CH3, ठीक है ना। यानी ये दोनों जब आपस में वुड्स अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम के साथ ही दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई कि हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड की और 3 मेथिल ब्यूटेन की, पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं इसको इसकी जगह यहाँ से तोड़ती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से तोड़ूंगी तो क्या होगा कि एक तरफ तो ये बचेगा CH3CH2, तो यहाँ तो बन गया एथिल क्लोराइड, और बाकी यहाँ क्या बचा CH2, CH पर CH3CH3, तो CH2 CH पर CH3CH3, यहाँ क्लोरीन जोड़ दी, ये दोनों तो वुड्स अभिक्रिया में निकल जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे ऐसे कैसे। यानी हम अभिक्रिया करवा सकते हैं एथिल क्लोराइड की और क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन की। दूसरी संभावना बन गई। तीसरी संभावना क्या हो सकती है, देखो कि मैं इस अणु को यहाँ से तोड़ूँ, यहाँ से तोड़ूँ तो यहाँ तो 3 कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी, यानी कि क्लोरोप्रोपेन। यहाँ भी 3 कार्बन की श्रृंखला आएगी, लेकिन यहाँ जुड़ेगा क्लोरीन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, इनकी भी जब अभिक्रिया होगी क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन की अभिक्रिया होगी तो भी हमें ये ही उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है ना। और इसको और एक प्रोबेबिलिटी और है, और चौथी संभावना क्या है कि मैं इसको यहाँ से या यहाँ से, दोनों एक ही बात है, मान लीजिए यहाँ से तोड़ती हूँ तो क्या होगा। तो देखिए ये तोड़ेंगे तो श्रृंखला फिर बदल जाएगी। क्या क्या बदल जाएगी, देखो यहाँ तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला बचेगी जिसका दूसरा कार्बन अधूरा है, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे 5 कार्बन की श्रृंखला जिससे 1 कार्बन अधूरा है यहाँ तक, और यहाँ क्या बचा केवल CH3, तो यहाँ पर CH3 उसके साथ Cl जोड़ दिया, यानी ये बन गया 2 क्लोरोपेंटेन और ये बन गया क्लोरोमेथिन या मेथिल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ यही उत्पाद बनाना है, लेकिन 4 संभावनाएं हैं ये उत्पाद बनाने की। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वुड्स अभिक्रिया में ये पहचान सकें कि जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसके लिए हमें कौन कौन से अभिकारकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आता है कि उत्पाद दिया जाता है और अभिकारक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये थी अपनी वुड्स अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है अपनी कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण, जिसमें हमें अभिक्रिया करवानी होती है R2CuLi से, यानी कि कॉपर और लिथियम की एक उत्पाद से धातु है ये।
तो जब RX की अभिक्रिया हम R2CuLi से करवाते हैं तो एल्केन बनते हैं, इसे हम कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण कहते हैं। RX की अभिक्रिया करवाई R2CuLi से तो एक R तो इस R के साथ जुड़ गया, उच्चतर एल्केन बना दी, X Li के साथ जुड़कर LiX के रूप में निकल गया और एक R और एक Cu ऐसे ही रह गए। एल्किल कॉपर ऐसे कैसे बच जाता है, ठीक है ना। जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने डाई मैथिल कॉपर लिथियम से करवाई तो डाई मैथिल में से एक मैथिल इसके पास जुड़ गया तो ये बन गया प्रोपेन। इसको कहते हैं कोरेहाउस संश्लेषण, ठीक है ना। और लास्ट अभिक्रिया है हेलो एल्केनों की, जो है विलोपन अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं की एल्किल हैलाइडों की लास्ट अभिक्रिया हैं, इसके अलावा इनकी और कोई अभिक्रियाएं नहीं हैं, ठीक है ना। तो विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है गायब हो जाना, निकल जाना, ठीक है ना। और विलोपन अभिक्रियाएं जब होती हैं तो हमेशा 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध बनता है, ठीक है ना। और पाई बंध बनने का मतलब हुआ कि अणु में असंतृप्तता आ जाती है, यानी कि या तो एल्कीन बनती हैं या एल्काइन बनती हैं। अब यहाँ हम विलोपन किसका करवाएंगे? यहाँ पर विलोपन होगा HX का, क्योंकि क्रियात्मक समूह क्या है? हेलोजन X, और X अकेला नहीं जाएगा, एक अणु के रूप में जाएगा तो एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है, तो HX का विलोपन करवाया जाता है। और जब HX का विलोपन अब करवाया जाता है तो इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है ना। V शब्द का मतलब होता है विलोपित हो जाना, ठीक है ना। और हाइड्रोजन और हेलोजन 2 समूह एक साथ जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे वी हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हेलोजन, करण का मतलब करना, ठीक है ना। तो इनकी जो विलोपन अभिक्रिया है वो कौन सी कहलाती है? वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी कि वी का मतलब माइनस हो जाना हाइड्रोजन और हेलोजन का। और इसके लिए एकमात्र अभिकारक है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो है एल्कोहलिक KOH या NOH, ठीक है ना। एल्कोहल में घोला हुआ KOH। आपको याद होगा हमने शुरू में यहाँ पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक्वेटिक या AQ KOH या NaOH। तो जब हम जलीय NaOH या QH से अभिक्रिया करवाते हैं RX की, तब तो केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है और X की जगह पर OH आ जाता है। लेकिन जब अभिक्रिया करवाते हैं हम एल्कोहलिक KOH की तो जलीय प्रतिस्थापन नहीं होता, बल्कि इसका हेलोजन तो K के साथ बाहर निकल जाता है और इसका हाइड्रोजन OH के साथ बाहर निकल जाता है, यानी एक तो KX बाहर निकलता है और एक H2O यानी OH और H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और 2 सिग्मा बंध टूटने से एक पाई बंध का निर्माण हो जाता है। और यहाँ हमेशा बीटा विलोपन होता है। बीटा विलोपन का मतलब होता है कि जो निकलने वाले हाइड्रोजन और हेलोजन है वो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जब एल्किल हैलाइड यानी RX की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाते हैं तो HX का विलोपन होने से एल्कीन बनती हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को हम वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है ना। और इसे जो इसमें विलोपित होने वाला परमाणु बीटा होता है, अतः इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह अभिक्रिया हमेशा सेथ-जेफ के नियम के अनुसार होती है, ठीक है ना। इसी चैप्टर में हमने एक नियम और पढ़ा था जब हमने हेलो एल्किनों का निर्माण पढ़ा था एल्कीन से। जब हमने हेलो एल्किन बनाए थे तो हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ का नियम। अब हम हेलो एल्किन से वापस एल्कीन बना रहे हैं तो अब पढ़ रहे हैं सेथ-जेफ का नियम, ठीक है ना। सेथ-जेफ का नियम क्या कहता है कि जब किसी अभिक्रिया में बीटा विलोपन द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है तो वह एल्कीन ज़्यादा बनती है जो सममित हो या जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो या ज़्यादा हो, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने क्या किया, मैंने लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं तो HX का विलोपन होता है तो एक तो H निकलेगा और X के रूप में क्या है? क्लोरीन निकल जाएगा, निकल गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि ये हाइड्रोजन या तो इधर की जाएगी या उधर से जाएगी, कहीं एक जगह से जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से जाती है, ठीक है ना, तो ये CH3 ऐसे कैसे आ गया, CH ऐसे कैसे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड करके ये CH रह गया और ये CH3 रह गया, यानी कि ये बन गया 2-ब्यूटीन। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाली हाइड्रोजन निकले, क्योंकि क्लोरीन के साथ दोनों संभावना है, ये भी जा सकती है ये भी जा सकती है, ये तो गई। अब दूसरी संभावना यहाँ की देखते हैं, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन चली जाएगी तो ये CH2 बचेगा, ये CH2 बचेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। और ये ऐसे कैसे CH2 CH यानी ये बन गई 1 ब्यूटीन।
अब इन दोनों में हम देखें कि ये जो यहाँ से इस जगह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एल्कीन एक सममित एल्कीन है, इसीलिए ये ज़्यादा मात्रा में बनती है, यानी कि सममित एल्कीनों का निर्माण होता है और सेटजेफ का नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये थी हेलो एल्केनों की अभिक्रियाएं और यहाँ पर हेलो एल्केन टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे की वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे लगता है आपको हेलो एल्केन्स के बारे में सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।